हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके टॉपिक वाइज एंड जीके प्रैक्टिस सेट की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में 2 नए टॉपिक्स करवाऊंगा, उसके बाद 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। जीके, हिंदी, रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की जो है आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को भाई गुड मॉर्निंग। यहां पे देख सकते हैं डेली क्लासेस का टाइमिंग। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो डेली टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें, ठीक है। और करंट अफेयर की भी क्लासेस हो गई हैं, 8 क्लासेस हो गई हैं। अगर इन 8 क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस नोट्स है, पीडीएफ है 527 पेज की, ठीक है। अगर आप लोग इसे परचेज करते हैं तो इसमें आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग साइंस से हों, आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, एग्रीकल्चर से हों, ये सभी वर्गों के लिए है। तो इस बार सरकारी सीट लेना है, अच्छे अंक इस एग्ज़ाम में लाना है तो ये निचोड़ नोट्स आप लोग हमारा जरूर से जरूर परचेज करिएगा। मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है पूरा कंटेंट। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रैश कोर्स की लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सभी लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएंगे, इसको नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि गुप्तोत्तर काल के मंदिर व निर्माणकर्ता। जैसे कौन से मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए एक तरफ आप लोग मंदिर लिख लीजिए, एक तरफ निर्माणकर्ता। अब जैसे यहाँ पे लिंगराज मंदिर है तो इसके निर्माणकर्ता कौन है? ययाति केसरी, ठीक है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर ये चोल गंगदेव, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मन पहले हो जाएंगे। और ये कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जा करता है, उड़ीसा में है, ठीक है। और ये आपका भुवनेश्वर में है, ठीक है। चलिए खजुराहो के मंदिर ये मध्य प्रदेश में आपका है, ठीक है। और इसके जो निर्माण करता है यशो वर्मन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है दिलवाड़ा जैन मंदिर, इसके निर्माणकर्ता कौन है? वास्तुपाल, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफा के नाम से जिसे जाना जाता है तो ये इसके निर्माण करते हैं कृष्ण प्रथम, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मीनाक्षी मंदिर ये जो है मदुरई तमिलनाडु में है, इसके जो निर्माण करता है तिरुमल्लाई हैं, ठीक है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर इसके निर्माण करता राष्ट्रकूट हैं, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कैलाश मंदिर इसके जो निर्माण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय हैं। और वरदेश्वर मंदिर तंजौर में जो है आपका राजराज प्रथम है, इसके जो है निर्माण करता ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इनको ज़रूर से ज़रूर आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते देख सकते हैं आप लोग चोलपुरम का मंदिर इसके निर्माण करता है राजेंद्र चोल। और मुक्तेश्वर मंदिर जो नंदी वर्मन द्वितीय इसके जो है निर्माण करता है महाबलीपुर के जो है एकाश्मक रथ मंदिर का निर्माण करता नरसिंह वर्मन प्रथम है, ठीक है। ये थे मंदिर और उनके जो है वास्तुकार। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख सूची एवं उनके विषय। जैसे यहाँ पे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रक्षा किस सूची का विषय है तो संघ सूची का विषय है। वैदेशिक मामले संघ सूची के विषय हैं। युद्ध, संधि, रेल, डाक, तार, बैंक ये सब जो है संघ सूची के विषय हैं। उसके बाद पुलिस हो गया, न्याय हो गया, जेल हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, ये राज्य सूची के सारे विषय हैं। इनको नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। वन आपका समवर्ती सूची का विषय है। जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ समवर्ती सूची के विषय हैं, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर आप लोग इसको नोट करिएगा। चलिए अब प्रैक्टिस सेट की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही मिल सके। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय या भारतीय स्टेट बैंक या वित्त सचिव या भारतीय रिजर्व बैंक? एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर दिया करें। और लास्ट में 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी ज़रूर बताया करें। तो भारत में करेंसी नोट जो है जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई बैंक, ठीक है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है। आरबीआई की स्थापना वर्ष याद रखना है 1935। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और आरबीआई के जो फर्स्ट गवर्नर थे सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। और पूछे कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे, ध्यान रखना, सीडी देशमुख। और इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? यानी कि इसरो का जो है फुल फॉर्म आपको बताना है। इसरो का बताएं सब लोग, इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूँ ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ज़बरदस्त डेली क्लासेस लाता रहूँ। और क्लास कैसी लगती है एक छोटा सा फीडबैक, प्यारा सा कमेंट आप लोग लास्ट में ज़रूर दिया करें हमारी क्लास के बारे में। तो इसरो को देखिए जो फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसरो की स्थापना वर्ष बहुत पूछा जाता है, तो लिख लीजिएगा इसरो की स्थापना वर्ष। इसकी जो स्थापना हुई थी डेट भी कभी कभी दे दिया जाता है, तो 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। और इसके इस समय अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है? तो एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं, नोट कर लीजिएगा। इससे पहले के सीवान थे, डॉक्टर के सीवान, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इसरो के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डीआरडीओ की स्थापना वर्ष बहुत पूछा जाता है, तो 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ के समीर कामत हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मनुष्य किसके द्वारा जो है जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? सभी लोग तीसरा का जवाब देंगे। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न भी सही करते हैं तो आपकी जीके जेएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी जो क्लासेस हो गई हैं उन क्लासेस को जाके आप लोग ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इस बार सरकारी सीट लेना है तो एजुकेशन भी साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ऐसे ही आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट लगाएँ, डेली हमारे साथ प्रैक्टिस करें आप लोग। तो जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना इसी प्रकार रख सकता है, ठीक है। तो तीसरा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? बताइए सब लोग, धूम कोहरा जो है किसके संयोजन से बनता है? गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग हमें इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? ये धुआं और कोहरा के संयोजन से बनता है धूम कोहरा, ध्यान रखना। 4 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए टीका जिसे वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है, इसका आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था भाई? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड मॉर्निंग भाई सभी को, गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक करो सभी लोग, लाइक की कमी है अभी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें ताकि और सारे बच्चे हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके। बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा। केवल क्रैश कोर्स आप लोगों को लेना पड़ेगा 149 वाला, बाकी कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। बाकी यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा हमारा। तो टीके का आविष्कार किसने किया था भाई? एडवर्ड जेनर ने किया था। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ हैं कौन कौन सी? बताइए सब लोग, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं कौन कौन सी? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब दें। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं तो बालू, सरफल, सोडा आपका हो जाएगा, ठीक है। यही कच्ची सामग्रियां हैं कांच के निर्माण के लिए। 6 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? बताइए सब लोग, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। मैं बता दूं, जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर से ज़रूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें अपनी नोटबुक में। हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। पहले कितने थे? 10 थे। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। एल्युमिनियम सल्फेट का या सोल्डर का या इनमें से कोई नहीं, एल्युमिनियम पाउडर का। 8 का जवाब दीजिए सब लोग।
लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखना, शोल्डर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 8 का जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करो। कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का मैं जवाब देता हूँ भाई, कमेंट में रिप्लाई सभी का देता हूँ। चलिए, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके रूप में? आर्द्रता के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, या ये सभी, या बिंदुकों के रूप में? बताइए सब लोग। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है तो ये आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ठीक है, 9 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बायोगैस बनाने के लिए समानतः प्रयुक्त द्रव्य है। आप लोगों से एक छोटा सा नॉर्मल सा प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ये कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। कितने % पाई जाती है उस गैस का नाम बताइए, कितने % पाई जाती है ये आप लोग बताइएगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। बायोगैस बनाने के लिए समानतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? तो वो है पशुओं का अपशिष्ट। ठीक है, 10 का जितने भी लोग यहाँ पे ए जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किसका? न्याय का, या प्रतिष्ठा की समानता का, या भ्रातृत्व का, या वयस्क मत अधिकार का? बताइए सब लोग। हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, वयस्क मत अधिकार का जो है कोई उल्लेख नहीं है हमारी संविधान की प्रस्तावना में। 11 का जितने लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए सब लोग। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है लोकसभा। ठीक है, 12 का जितने भी लोग यहाँ पे 20 जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्रश्न आप लोग नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान का कौन सा भाग जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग है? भाग 3, भाग 4, भाग 1 या भाग 2? बताएं सब लोग। संविधान का कौन सा भाग जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है आपका भाग 4। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गांधी जी जो है किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? बताइए सब लोग। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? और गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय के जो है रचनाओं से प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। 14 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं। 15 का जवाब दें सब लोग। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां हैं समझाना और प्रचार करना, यही विधियां हैं लोकतांत्रिक समाजवाद की। ठीक है, 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है आपको बताना है। 16 का जवाब दें सभी लोग। कितनी संख्या है? तो ध्यान रखना 4 संख्या है। ठीक है, तेल रिफाइनरों की जो संख्या है वो 4 है। ठीक है, चलिए, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए सब लोग। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 280 के तहत जो है राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वित्त आयोग की नियुक्ति। और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है, नंद किशोर सिंह। और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों से अब प्रश्न है कि वित्त आयोग की जो है स्थापना कब हुई थी, किस सन में हुई थी, आप लोग बताइएगा। चलिए ऑप्शन दिए दे रहा हूँ, 1950, 1951। कमेंट बॉक्स में छापेंगे वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी। अनुच्छेद बता दिया 280। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? बताइए सब लोग। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 1998 में, या 1996 में, या 1999, या 2000 में? बताइए सब लोग। 2000 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? सन 2000 में। ठीक है, 18 का जितने भी लोग यहाँ पे डी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है? बताएं सब लोग। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वीडियो को लाइक करते हो आप, नहीं करते हो आप लोग यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो सभी लोग, दबा के वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो सभी लोग, और लोगों के पास भी ये क्लास पहुंच सके। चलिए, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? बताएं सब लोग। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है?
सभी लोग जवाब दें। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है। 20 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घास का जो है सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? अल्फाफा या चारा या बांस या लाइकेन? घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार है बांस, ध्यान रखना। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें भाई। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? उस नदी का नाम बताइए जिसका स्रोत भारत से बाहर है। तो इसमें ब्यास का बाहर नहीं है, ना ही रवि का है, ना ही झेलम का है। इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है वो भारत से बाहर है, ध्यान रखना। 22 का जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है 23 वाला, कि माजुली संसार का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये किस राज्य में है, ये आपको बताना है। माजुली द्वीप जो है ये किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। 23 का जवाब दें सब लोग, सभी लोग जवाब दीजिए। माजुली द्वीप जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है, ठीक है। चलिए, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। जितने भी देखिए राज्य हैं उनकी राजधानियाँ पता होनी चाहिए। जैसे मिजोरम की आइजोल हो गई, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो गई, त्रिपुरा की अगरतला हो गई, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या कर करके? बताइए सब लोग, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है क्या करके? 24 का जवाब दें भाई सभी लोग। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है अतिचारण को रोक कर, ठीक है। 24 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए, देवी माता की पूजा संबंधित थी किसके साथ? बताइए सब लोग, किस सभ्यता के साथ जो है संबंधित थी देवी माता की पूजा? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ठीक है। 25 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है, यानी कि बंद गोभी का हम लोग कौन सा पार्ट खाते हैं? कायिक कलिका खाते हैं, ठीक है। चलिए, 26 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? 27 का जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो वो है आपका चालन और श्वसन, ठीक है। 27 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए सब लोग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का जो है प्रयोग किया जाता है। 28 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छे। चलिए, अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ? अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ? तो ये हाइडे स्पेस में लड़े थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न को नोट करिएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई जो है किनके बीच लड़ी गई थी? तो ये अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764 में बहुत पूछा जाता है। पानीपत का युद्ध आपको याद रखना है, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 1556 में आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, और 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। इतने युद्ध आपको पता ही होने चाहिए। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। इतने युद्ध आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे चलते हैं। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउश 1739 में कौन ले गया था? शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउश जो है 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो ध्यान रखना, फारसी आक्रामक नादिर शाह ले गया था, ठीक है, ध्यान रखना। 31 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो आप लोग जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? कैमरा के जो है प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक, जिसे अपर्चर बोलते हैं, यही तय करता है, ठीक है। चलिए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है?
स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो और एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। इस बार अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। आगे भी जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, भाई आप लोग भावी शिक्षक हैं, बीएड में एडमिशन जैसे ही आप लोग लेते हैं तो आप एक भावी शिक्षक हैं, भविष्य में आप एक शिक्षक बनेंगे। तो आगे भी जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है अच्छे नंबरों से, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ वही तरीका आपको भी बताऊँगा टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाता है अच्छे नंबरों से। और बहुत ही कम समय में आप लोग टेट सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, हमेशा इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो ये है क्रोमियम, कार्बन और आयरन की मिश्र धातु है। ठीक है, 33 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? बताएं सब लोग। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं किसका? प्रकाश संश्लेषण का, या भंडारण का, या चालन का, या वाष्पोत्सर्जन का? पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है, 34 का जितने लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से जो है बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसमें बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। सब लोग बौद्ध साहित्य की पहचान करने। त्रिपिटक, त्रिपिटक एक ग्रंथ है, ये इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ठीक है, गौतम बुद्ध से प्रश्न आया करता है, जैसे गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष में हुई थी? 35 वर्ष की अवस्था में हुई थी। और उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। और गौतम बुद्ध का जन्म अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और उनको जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे। और सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे गौतम बुद्ध जी वो सारनाथ वाराणसी में दिए थे। ठीक है, चलिए, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? और गौतम बुद्ध जी का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बताएं सब लोग, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह कहलाती है ब्रेलिंग। क्या कहलाती है? ध्यान रखना, ब्रेलिंग कहलाती है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? सीधे एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहाँ? तो ये त्रिवेंद्रम में आपका है। ठीक है, 37 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड की लोलक की काल अवधि होती है कितने सेकंड? बताइए सब लोग। सेकंड के लोलक की काल अवधि होती है 2 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना। 38 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर। तो 4 डिग्री सेल्सियस इसका जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? बताइए, ये जो एक नया विभाग था कृषि विभाग, जिसे अमीर कोही के नाम से जाना जाता था, इसको किस सुल्तान के द्वारा शुरू किया गया था? ध्यान रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया था। 40 का जितने भी लोग यहाँ पे सी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी लोग नए हैं जुड़ जाएं, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। बताएं सब लोग, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? तो वो था तक्षशिला। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? बताइए सब लोग, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने शासन किया था। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से जो है किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को जो है अंगीकार कर लिए थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला भी। चलिए, मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या? ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न को आपको नोट करना है। मुगल काल की जो राजकीय भाषा थी वो थी फारसी, ध्यान रखना। और यहाँ पे खरोष्टी लिपि के बारे में पूछा गया है। ये जो है लिखी जाती किस ओर से किस ओर लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि जो लिखी जाती है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, नोट ज़रूर से ज़रूर आप लोग करिएगा इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है?
मंदिरों की जो है उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? नागर शैली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इसका पूरा निर्माण जो बाद में करवाया था, निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। आप लोग बताएं कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, किस शहर में है? देखिए, निर्माण जो है प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक करवाए थे, और इसका मतलब पूरा निर्माण कौन करवाए थे? इल्तुतमिश ने। ठीक है, चलिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? बताइए, सुलह कुल जो उत्सव है ये आयोजित किया जाता है कहाँ? ये आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का जो है पूजा स्थल है? तो ये है पारसी धर्म का। ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन, मूर्तिकला की गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण था? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का जो है सम्मिश्रण था। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा, और ये क्रैश कोर्स आप लोग ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिएगा। इसमें आपको जीके, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस बार सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स आप लोग जरूर से जरूर परचेज करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि और सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच। मिलते हैं 1:30 बजे वाली क्लास में, हिंदी की क्लास में। थैंक यू सो मच।